पर्यावरण के नुकसान से बचने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हम आपसे पूछें कि क्या किया जाना चाहिए, तो आप कहेंगे भाई उद्योगों को बंद कर दो, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, उनसे तमाम तरह के प्रदूषण निकल रहे हैं और तमाम तरह से वो एनवायरनमेंट को लॉस पहुँचा रहे हैं। लेकिन डिइंडस्ट्रियलाइज़ेशन करने से क्या होगा? डिइंडस्ट्रियलाइज़ेशन करने से लोगों के रोज़गार में कमी आएगी, लोगों के जीविका के संसाधनों में कमी आएगी, कृषि पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा और फिर जो सर्वाइवल है, वहाँ संकट आ जाएगा। गरीबी का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो एक तरफ तो आप ये चैलेंज लेके चल रहे हैं कि हमें पॉवर्टी रिडक्शन करना है, हमें जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कम करना है, हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो को कम करना है और इन सारे संकल्पों के बीच में आप ये भी कह रहे हैं कि हमको पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है और पर्यावरण की सुरक्षा का रास्ता ये है कि हम डिइंडस्ट्रियलाइज़ करें अपने आप को। तो ये दोनों कैसे संभव है? शहरों को कैसे कम कर दें? जो कंक्रीट के बागान लगे हुए हैं इनको हम कैसे कम कर दें? यही हमारी समस्या है, यही हमारे समक्ष चैलेंज है। कर रही हैं सरकारें, उस पर जो संभव है वो कर रही हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत तेज नहीं हो सकती है, धीमे-धीमे ही हो रही है। एक डिक्लेरेशन हुआ जिसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहा गया। इस बैठक के बाद जो भी राष्ट्र थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था, उन सब ने मिलकर एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया जिसे हम स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें 26 प्रिंसिपल्स थे जो मुख्यतः 3 बातों पर आधारित थे। पहला क्या था? हेल्दी एनवायरनमेंट जो है फंडामेंटल राइट है तो, लेकिन अब आप कहोगे एक तरफ तो फंडामेंटल राइट हेल्दी एनवायरनमेंट है और दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट क्या है कि हमें भरपेट भोजन मिले, हमको जीवन की सुविधा मिले। तो दोनों के बीच में दोनों अलग-अलग धुरों पर चलने वाले हैं। अब इसके बीच में समस्या सारी कहाँ है? ओवर पॉपुलेशन। जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसी जनसंख्या का पेट भरने के लिए आपने एनवायरनमेंट की ऐसी की तैसी कर रखी है और अभी आपकी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और इस दौरान आपकी ये भी चिंता है कि हम एनवायरमेंटल लॉस को कम करें। तो कीजिए। दूसरा इनका कोर विचार क्या था? वो ये था कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। राज्य जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें कि उनके पर्यावरण की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। तो आपके यहाँ भी संविधान में संशोधन किया गया इसी बात को ध्यान में रखते हुए और आर्टिकल 48A जोड़ा गया डीपीएसपी में कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार बहुत सारे तरह के काम कर भी रही है, लेकिन समस्याएं फिर भी बनी हुई हैं वैसी की वैसी, क्योंकि जितना आप प्रयास कर रहे हो उतना नया होता जा रहा है। आप एक ट्रेन चलाते हो, 5 ट्रेन में चलने लायक लोग पैदा हो जाते हैं। जितनी देर में वो ट्रेन बन के चलने की स्थिति में आती है, 5 और ट्रेन भर के आदमी पैदा हो जाते हैं। तो कहाँ से आप पर्यावरण की सुरक्षा कर पाइएगा? आप बातें करते रहिए पेपर पे, है ना, पेपरबाजी करते रहिए। तो जो 26 पॉइंट बताए गए वो मुख्यतः इन 3 बातों पर आधारित थे कि कैसे हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएं, सुरक्षित पर्यावरण लोगों का मौलिक अधिकार बना पाएं और राज्यों को कैसे जिम्मेदार ठहरा पाएं कि वो पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करें और साथ ही साथ हम विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच में एक संतुलन वाली रणनीति पर काम कर सकें, खासतौर से विकासशील देशों में, क्योंकि वो अपने आप को विकसित देशों की ओर ले जाने में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये विकसित देशों को भी सोचना होगा। विकसित देशों को की जिम्मेदारी ज्यादा है पर्यावरण सुरक्षा में और यही लड़ाई है इस दुनिया में कि मैं तो पेरिस कन्वेंशन नहीं मानूंगा। कुछ दुनिया इस समय 5 बड़ी समस्याओं से घिरी हुई है, जिसमें से पहली समस्या है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिन्हें आप कलेक्टिवली सोशल मीडिया कहते हैं। दूसरी समस्या है पर्यावरण सुरक्षा। तीसरी समस्या है आतंकवाद। कभी भी कहीं भी बम ब्लास्ट हो सकता है, कोई भी कभी भी किसी की भी जान ले लेता है। चौथी बड़ी समस्या है नेतृत्व। आज जनता का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जो अनुभवहीन है, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में दूरदृष्टि नहीं है, जो बहुत कंजर्वेटिव होकर सोचते हैं, तो वो नुकसानदेह है। 3-4 समस्याओं से दुनिया बहुत बुरी तरह से लड़ रही है।